680 के अंदर पुष्यभूति वंश की नींव डाली या वर्धन वंश की नींव डाली, और उसके राजा बने 606 के अंदर हर्षवर्धन, जो एक महान प्रतापी शासक हुआ करते थे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन नेशनल जीके के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि 634 ईस्वी में, 634 ईस्वी की घटना है, 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था भाई। पुलकेशियन द्वितीय, हर्षवर्धन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था। 634 ईस्वी में एक ऐसा दिन आया था कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था। नर्मदा नदी के क्वेश्चन आपको पता होगा, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये नर्मदा नदी जो भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी जो अपना पानी पर अरब सागर के अंदर गिराती है नर्मदा नदी। पूर्व से पश्चिम बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और भारत की सबसे लंबी भरंस घाटी, रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी के किनारे थानेसर के सम्राट हारे थे, थानेसर के सम्राट हर्षवर्धन हारे थे, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से हारे थे। चालुक्य वंश के शासक किससे हारे थे? पुलकेशियन द्वितीय से। कौन? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन हारे थे। क्लियर रखना भाई, बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से क्लियर करते चलेंगे दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बहुत अच्छे तरीके से। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें वीडियो को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और आपने एग्जाम दिया है, काफी हरियाणा के काफी एग्जाम दिए होंगे, और उनके अंदर आपने देखा होगा हर्षवर्धन भी एक प्रसिद्ध कवि व लेखक हुआ करता था। हर्षवर्धन भी प्रसिद्ध कवि व लेखक था, और हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी। हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें नाम आता है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। लेकिन साथियों यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना, ये नहीं पूछता है। वो पूछता है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो 3 तो ये पुस्तक है, ये तो हर्षवर्धन की है, इनके अलावा जो भी पुस्तक आए वो हर्षवर्धन की नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ना। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन चीनी यात्री या कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के अंदर कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आप बताएंगे हेनसांग। हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार, हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से किसे जानते हैं? हेनसांग। हेनसांग जो चीनी यात्री था। अब ऐसे क्या मुसीबत आ गई थी जो चीनी यात्री भारत आ रहा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षा जो भारत के अंदर दी जाती थी, उस शिक्षा का पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजता था। जब हेनसांग को पता लगा, इनके और भी जो साथियों को पता लगा कि भारत के अंदर इस प्रकार की बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो हेनसांग के मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्यों ना कि हम भारत से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। और हेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो चीनी यात्री था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत तो आ गया, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय के अंदर? तो आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, और बिहार जिसकी राजधानी पटना है, और पटना जो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है, और देहरादून यमुना नगर के साथ में लगता है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके साथ में 3 राज्य
राज्य लगते हैं। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके साथ में 3 राज्य लगते हैं, तो आप बता देना यमुनानगर है। तो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो हिणसांग। और ये हिणसांग किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। इस हिणसांग की एक रचना हुआ करती थी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हिणसांग की है? तो हिणसांग की एक रचना है जिसका नाम है सी यू की। हिणसांग की एक रचना है जिसका नाम है सी यू की, और इस सी यू की के अंदर पूछता है कि हिणसांग द्वारा रचित, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिणसांग द्वारा रचित सी यू की पुस्तक में, हिणसांग द्वारा रचित सी यू की पुस्तक में हरियाणा के कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे थानेसर का। हिणसांग द्वारा रचित सी यू की पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बता देना थानेसर का वर्णन मिलता है। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन का या वर्धन वंश का टाइम पीरियड थानेसर के ऊपर से हटता है, जैसे ही वर्धन वंश का जो राजपाट थानेसर के ऊपर से हटता है, तो वर्धन वंश के बाद में थानेसर के ऊपर कौन से वंश के शासकों ने शासन किया था? देखिए, पुष्यभूति वंश जिसके बाद में आया वर्धन वंश, हालांकि वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश एक ही बात है, लेकिन वर्धन वंश के बाद में थानेसर की गद्दी के ऊपर कौन सा वंश विद्यमान हुआ था? तो आप बताएंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। याद रखिएगा, थानेसर की गद्दी के ऊपर कौन बैठा था? गुज्जर प्रतिहार वंश बैठा था। वर्धन वंश के बाद में थानेसर की गद्दी के ऊपर कौन से वंश ने राजपाट किया था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने राजपाट किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, लाजवाब। चलिए चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के शासनकाल में हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, नो डाउट, और वो घबराएगा भी नहीं है एग्जामिनर। आपसे क्वेश्चन सीधा दागेगा आपके ऊपर कि गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान हरियाणा का कौन सा नगर, हरियाणा का कौन सा शहर घोड़ों के व्यापार का या उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था? तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र पेहुआ हुआ करता था। कौन सा शहर हुआ करता था भाई? पेहुआ। पेहुआ कौन सी विधानसभा सीट के नीचे आता है? तो आप बताएंगे थानेसर विधानसभा सीट के नीचे। और ये पेहुआ किसके शासनकाल में घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? तो आप बताएंगे मिहिर भोज के शासनकाल में। और कौन सी शताब्दी के अंदर? तो आप बताते हैं ना 9वीं सदी में। क्वेश्चन ये भी पूछता है बहुत बार और पूछा भी जा चुका है कि 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हरियाणा का कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बता देना कौन सा शहर हुआ करता था भाई? पेहुआ हुआ करता था। कौन सा? पेहुआ हुआ करता। बहुत अच्छे, चलिए चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, भोजदेव द्वारा रचित, भोजदेव द्वारा रचित 9वीं सदी के अभिलेख हरियाणा के कौन से शहर से मिले हैं? भोजदेव, ये भोजदेव भी गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था। और भोजदेव द्वारा रचित, भोजदेव द्वारा रचित 9वीं सदी के अभिलेख कौन से शहर से मिले हैं? तो भी आप क्या बताएंगे? पेहुआ से। भोजदेव द्वारा रचित 9वीं सदी के अभिलेख भी कहां से मिले हैं? तो आप बता देना कहां से मिले हैं? तो पेहुआ से मिले हैं। पेहुआ जो उत्तर भारत के अंदर घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र था 9वीं शताब्दी के अंदर, और इस पेहुआ से 3 ऋषि हुए हैं। इस पेहुआ से 3 ऋषियों का संबंध है, ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि ययाति का संबंध हरियाणा के कौन से शहर से है? तो आप बता देना पेहुआ से। ऋषि ययाति, वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध कौन से शहर से है? तो आप बता देना पेहुआ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने, अरे कभी महात्मा गांधी समझ लो, महात्मा गांधी नहीं समझना, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने हरियाणा के कौन से शहर के ऊपर 2 बार आक्रमण किए थे? तो पहला क्वेश्चन तो ठीक कर दोगे आप, क्योंकि आपको मालूम है
महमूद गजनवी ने हरियाणा के कौन से शहर के ऊपर आक्रमण किए थे? तो आप बताएंगे थानेसर के ऊपर। महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे थानेसर के ऊपर। किसने? महमूद गजनवी ने। और आक्रमण कब कब किए थे? 1009 में और 1014 में। महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर 2 बार आक्रमण किए थे। आप सभी को मालूम होगा कि महमूद गजनवी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1001 में और अंतिम आक्रमण 1027 में पंजाब के जाटों के विरुद्ध था। लेकिन महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा है? तो सोमनाथ मंदिर, गुजरात सबसे चर्चित आक्रमण रहा है। और आक्रमण कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1025 में भीमदेव प्रथम के समय। उस समय गुजरात के शासक कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन उस महमूद गजनवी ने इसी दौर के अंदर थानेसर के मंदिरों के ऊपर भी आक्रमण किया था और बड़ी ही लूटपाट मचाई थी। महमूद गजनवी ने थानेसर के मंदिरों को, थानेसर की जगह को, थानेसर के जगह के ऊपर लूटपाट या थानेसर के ऊपर आक्रमण कब किया था? 1009 में और 1014 में। अब कई बार HSSC के एग्जाम में बच्चे ये हुआ है, उसने पूछा कि महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर कब आक्रमण किया? तो 1009 भी ऑप्शन में आया है और 1014 भी आया है। तो अब की बार यदि 1009 और 1014 दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आप 1014 को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? 1014 को चुनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया 1009 में और 1014 के अंदर। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन उस समय यदि आपसे पूछ ले कि जब महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था तो यहां का शासक कौन हुआ करता था? यहां का शासक जयपाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था भैया? जयपाल यहां का शासक हुआ करता है। ये क्लियर रखना है, क्लियर करना आपने बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि महमूद गजनवी ने कन्नौज को कब लूटा था? हालांकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि महमूद गजनवी ने कन्नौज को कब लूटा था। महमूद गजनवी ने कन्नौज को 1018 में लूटा था। महमूद गजनवी जिसने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया 1009 में, 1014 में, लेकिन उसी महमूद गजनवी ने कन्नौज को कब लूटा था या कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? तो आप बताएंगे 1018 में। इस महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार जरूर आया था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार जिसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ में भारत आया था? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी के साथ में। अल बरूनी जिसकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है, अल बरूनी जिसकी एक किताब का नाम है किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी और उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या जिसका दूसरा नाम है तहकीक हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में हरियाणा के कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर। देखिए, ब्रह्म सरोवर का वर्णन किताब उल हिंद में मिलता है, जो किसने लिखा था? अल बरूनी ने। लेकिन ये याद रखिएगा, लेकिन आपने ये याद रखना है बच्चे, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि थानेसर नगर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? सीयूकी में। और ब्रह्म सरोवर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? किताब उल हिंद में, जो किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी ने। कितनी बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर? 17 बार। जिसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी जो अरावली हिल्स से निकलती है और अरावली हिल्स जो सबसे ज्यादा हरियाणा के मेवात में फैली। हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां कौन से जिले में? मेवात में। लेकिन हरियाणा में अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोशी की पहाड़ी है। ढोशी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। क्लियर है? क्लियर रखिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी साथियों, दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों के अंदर बांट के पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र जो जिला है, इस कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की वीडियो को हम 2 पार्टों के अंदर बांट के पढ़ेंगे। एक पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको 2 पार्ट के अंदर तोड़कर पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने जा रहे हैं हम कुरुक्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया था? थानेसर जो शहर है, इस थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया? थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब मिलाया गया था? तो आप बताएंगे 1832 में। 1832 में थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। किसकी मृत्यु हो गई थी तब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था? भाई थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया 1832 में। किसकी डेथ होने के बाद? तो आप बताएंगे राजा जमीयत की मृत्यु के बाद। राजा जमीयत सिंह की मृत्यु के बाद थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में 1832 के अंदर मिलाया गया था। क्लियर है ना? क्लियर रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का एक शहर जिसे जहां पर एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी स्थित है। एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी कहां है? तो आप बताएंगे लाडवा में। और लाडवा कहां है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन साथियों इस लाडवा के अंदर एक विद्रोह हुआ था। और लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे लाडवा का विद्रोह हुआ था 1845 में। और लाडवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे अजीत सिंह के नेतृत्व में। 1845 जिसमें 100 जोड़ दे 1945 यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा यूएनओ की स्थापना 1945 में। और विश्व में शांति कायम रखने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। और भारत यूएनओ का उसी टाइम से सदस्य है जब यूएनओ बना था। ये क्वेश्चन भी आप करंट अफेयर वगैरह के अंदर पढ़ते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जो लाडवा है, इस लाडवा के अंदर 1845 में एक विद्रोह होता है। और ये लाडवा का विद्रोह 1845 में किसके नेतृत्व में हुआ था? अजीत सिंह के नेतृत्व में। इससे पहले हमने आपसे बताया था छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1818 में। किसके नेतृत्व में? जोधा सिंह के नेतृत्व में। 1843 में कैथल का विद्रोह गुलाब सिंह साहिब कौर और सूरज कौर के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 1818 में ही रानिया सिरसा का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो आप बता देना नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। ठीक है, सिरसा का जो रानिया सिरसा है वहां का विद्रोह हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गीता भवन संस्थान कहां है? यह पूछ रहा है कि जो गीता भवन संस्थान है, गीता भवन संस्थान है वो कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और गीता भवन संस्थान कब बना था? तो आप बता देना 1921 में। कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन के ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी? तो आप बताएंगे 1921 में। महात्मा गांधी अंबाला में पहली बार कब आए थे? तो आप बताएंगे 1921 में। इंडिया गेट जिसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 में। इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में। और वो इंपीरियल बैंक जो आज बदलकर क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जुलाई 1955 के अंदर। क्लियर रखें, ठीक है। और ये गीता भवन संस्थान यदि आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो रीवा जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने गीता भवन संस्थान बनवाया था। उसके बाद में कुरुक्षेत्र से एक समाचार पत्र निकला था। कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1943 में। कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। और सफीदो जींद से कायाकल्प समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1943 के अंदर। तो तीनों जगह से 1943 में ये समाचार पत्र निकले थे। उसके बाद में कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसा मंदिर पड़ता है जिसका नाम है बिड़ला मंदिर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है? हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है? तो आप बताएंगे बिड़ला मंदिर। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिड़ला मंदिर का अन्य नाम क्या है? बिड़ला मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो बिड़ला मंदिर का दूसरा नाम श्रीमद् भगवद गीता मंदिर है। अब बिड़ला मंदिर को श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी दीवारों के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है। और यह बिड़ला मंदिर जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी, चंडीगढ़ जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। और याद रखिएगा जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, जहां पर एक रेलवे वर्कशॉप है, उस रेलवे वर्कशॉप की नींव भी कब रखी गई थी? तो 1952 के अंदर रखी गई थी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद में आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, उसके बाद में कुरुक्षेत्र पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे।
कुरुक्षेत्र जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप बताएंगे कि हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी नींव कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1956 में। लेकिन भारत हरियाणा के पहली यूनिवर्सिटी या हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके सपनों का शहर फरीदाबाद है, और उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शुरुआत कब हुई थी? 1959 के अंदर। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी? संस्कृत विभाग की। और आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से होता है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आपसे अपील है। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उन सभी के अंदर वीडियो को शेयर करना। हम बहुत जल्द मिलेंगे कुरुक्षेत्र पार्ट 2 लेकर। आपका ये जोश, आपका ये उत्साह लगातार बरकरार रहना चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना? और बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।